हेलो एवरीवन, वेलकम टू थ्योरी ऑफ एब्रोगेशन। मेरा नाम है काशिफ खान और जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हर महीने हम एक लीगल अपडेट की सीरीज़ चलाते हैं, तो इस वीडियो में हम नवंबर मंथ की सारी इंपॉर्टेंट लीगल अपडेट को डिस्कस करेंगे। इन अपडेट्स में सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट्स हैं उनको बड़े ही प्रिसाइज फॉर्म में हम डिस्कस करेंगे, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम्स में काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो केस है हमारा वो है अंजुम कादिर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। आप सभी को मालूम होगा कि जो यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 था उसको चैलेंज किया गया था और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उसको स्ट्रक डाउन कर दिया था। इसी को लेकर जो है सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल की गई है। सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि जो फाजिल और कामिल डिग्री मिलती हैं, जो इक्वलेंट होती है बैचलर और पोस्ट ग्रेजुएट की, वो जो है गलत है। उसके साथ साथ जो एजुकेशन दिया जा रहा है इस एक्ट के अंदर में, वो एजुकेशन भी गलत है, क्योंकि वो सारे नॉर्म्स एंड रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं करता। और इसी बेसिस पे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी मदरसा बोर्ड का जो एक्ट था वो उसको जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। हालांकि बीच में सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर स्टे लगा दिया था इस डिसीजन के ऊपर में, और फाइनली इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट भी दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच थी उन्होंने कहा है कि ये जो स्टैंडर्ड है एक्ट के अंदर में वो सही है, वो किसी भी तरीके से किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन के जो राइट हैं उनको वॉलेट नहीं करता है, और ये एक तरह से किसी भी तरीके का इंटरफेरेंस नहीं है विद द डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मदरसा। दूसरा, यहाँ पे कोर्ट ने कहा कि ये एक तरह से पॉजिटिव ऑब्लिगेशन है स्टेट का, जो आर्टिकल 21A में और राइट टू एजुकेशन एक्ट में दिया गया, ये उसको सपोर्ट करता है ये एक्ट बेसिकली। और साथ ही साथ जो एंट्री 25 लिस्ट 3 है, जो कि कंकरेंट लिस्ट की बात की जाती है, इसके अंदर में इस एक्ट को जो है बनाया गया था स्टेट के द्वारा, और ये तरीके से ये कहता है कि ये पूरी की पूरी तरीके से लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंसी लगता है, मतलब कि ये पावर है स्टेट के पास इस तरीके की कोई लॉ को बनाने की। बट जो दूसरा पॉइंट था, दूसरा एस्पेक्ट था, जो फाजिल और कामिल की डिग्री जो है वो यहाँ पे मदरसे से मिलती थी, जो कि बैचलर और पोस्ट ग्रेजुएट के लिए इक्विवेलेंट होती थी, उनको यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो डिग्रियाँ हैं वो एक तरह से कॉन्फ्लिक्ट करती है यूजीसी एक्ट के अकॉर्डिंग। यूजीसी एक्ट में आपको जब यूनिवर्सिटी या कॉलेज आप बनाते हैं तो उनका एक रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करना पड़ता है, ये जो यूजीसी की तरफ से आता है। तो बेसिकली कोर्ट ने कहा कि ये जो सेंट्रल लिस्ट के अंदर में यूजीसी एक्ट बनाया गया है एंट्री 66 लिस्ट 1 में, उसके अंदर में जो उनकी पावर हैं उनको ये एक तरह से फुलफिल नहीं करता, मतलब उनके पावर के अंदर में जो लॉ बनाया गया उनको ये फुलफिल नहीं करता। इस वजह से ये डिग्रियाँ जो है वो वैलिड नहीं होंगी, बट मदरसे के अंदर में जो एजुकेशन दिया जा रहा है वो वैलिड है, और इस एक्ट को कोर्ट ने वैलिड बेसिकली करार दिया। नेक्स्ट बात करें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, दैट इज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वर्सेस नरेश अग्रवाल एंड अदर्स। तो आप सभी को मालूम होगा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के ऊपर जो माइनॉरिटी कैरेक्टर का एक सवाल जो है बहुत लंबे समय से चल रहा था, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में केसेस चल रहे थे, और ये सवाल सुप्रीम कोर्ट के पास है कि क्या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी आर्टिकल 30 के अंदर में जो है माइनॉरिटी स्टेटस क्लेम कर सकती है कि नहीं। क्योंकि 1967 में अजीज़ पाशा का जजमेंट आया था, और जिसमें कहा गया था कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक माइनॉरिटी कैरेक्टर नहीं मांग सकती, क्योंकि उसको एक इंस्टीट्यूट में 1920 का जो एक्ट था अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का उसके अंदर बनाया गया है, और कोई भी अगर यूनिवर्सिटी कॉलेज को किसी लॉ के अंदर अगर बनाया जाएगा तो वो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन क्लेम नहीं कर सकता, उसको कोई माइनॉरिटी इस्टेब्लिश करे और ये सारी चीज़ें अदर जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल होना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो जजमेंट था अजीज पाशा का उसको ओवररूल कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये सिर्फ सोल क्राइटेरिया नहीं होगा माइनॉरिटी डिसाइड करने का कि क्या उसको माइनॉरिटी ने बनाया है या फिर वो किसी इंस्टीट्यूट के अंदर में बना है। तो मतलब कि कहने का मतलब है कि किसी भी अगर यूनिवर्सिटी कॉलेज को इंस्टीट्यूट में बनाया गया तो वो उससे उसका माइनॉरिटी कैरेक्टर नहीं छीन सकता, अगर कुछ अदर रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो होते हैं तो। जैसे कि उस यूनिवर्सिटी को जो है एक बनाया गया है इस विज़न के साथ कि वो माइनॉरिटी के फ़ायदे के लिए हो, उस यूनिवर्सिटी को बनाने वाला जो है या कॉलेज को बनाने वाला एक मुस्लिम हो या फिर एक माइनॉरिटी से बिलोंग करता हो, उस यूनिवर्सिटी को जो फ़ंड दिया गया था वो ज़्यादातर फंड जो है वो माइनॉरिटी कम्युनिटी से इकट्ठा किया गया हो। तो अगर ये सारे रूल्स रेगुलेशन फॉलो होते हैं तो उस सिचुएशन में उस यूनिवर्सिटी या कॉलेज को माइनॉरिटी स्टेटस मिलेगा। और हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने में इस केस में माइनॉरिटी कैरेक्टर अभी कंफर्म नहीं किया है एमयू का, बट उन्होंने कहा कि हम 3 जज बेंच को ये मैटर भेजेंगे और वो 3 जज बेंच इस रूल पर डिसाइड करेंगी, और इस रूल के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो एमयू सारे को फॉलो करता है। तो वही कहा गया कि भाई सबसे पहले कि जो माइनॉरिटी कैरेक्टर डिसाइड करने का जो रूल है वो ये नहीं होगा कि भाई उसको किसी इंस्टीट्यूट के अंदर में इस्टेब्लिश किया गया है तो वो माइनॉरिटी उनको नहीं मिलेगा, उसके लिए अदर जो रूल्स मैंने बताए वो होंगे, देखे जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि जो इंस्टीट्यूशन है माइनॉरिटी के द्वारा इस्टेब्लिश किए गए हैं बिफोर द कॉन्स्टिट्यूशन, उनके ऊपर भी आर्टिकल 30 अप्लाई होगा। और यहाँ पे एमयू का जो माइनॉरिटी स्टेटस है वो इस केस में जो लेट डाउन किया गया है टेस्ट, उसके अकॉर्डिंग 3 जज बेंच जो कि DY चंद्रचूड़ ने बनाई है उनके द्वारा डिसाइड किया जाएगा। तो ये बेसिकली अभी स्टेटस है एमयू का।
और नेक्स्ट केस की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट केस का नाम है इन रे डायरेक्शन इन द मैटर ऑफ डिमोलिशन ऑफ स्ट्रक्चर। बेसिकली ये केस आपके जो ऑल ओवर इंडिया में आप देखते होंगे, यूपी एमपी इन सब में डिमोलिशन के केस चल रहे हैं अगेंस्ट द एक्यूज, उसके रिगार्डिंग में है। तो सुप्रीम कोर्ट ने देखा बहुत सारे जो स्टेट हैं वो डिमोलिशन का एक्टिविटी जैसे किसी के खिलाफ कोई क्रिमिनल केस फाइल होता है वैसे ही स्टार्ट कर देते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये एक तरह का प्यूनिटिव मेजर है ना। और यहाँ पे हमें देखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि प्यूनिटिव काम जुडिशरी का है, ना कि एग्जीक्यूटिव का है ना। और एक जो नेचुरल जस्टिस का रूल है कि प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंट, ये उसके भी खिलाफ है ना, सेपरेशन ऑफ पावर के खिलाफ है। तो इन सब चीज़ों को चेक करने की ज़रूरत है यहाँ पे। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने 3 इशू फॉर्म किए। पहला इशू बताया कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का, कि जो डिमोलिशन प्रोसेस है प्रॉपर्टी का, उसमें क्या एक्यूज को और कन्विक्ट पर्सन को वो ड्यू प्रोसेस फॉलो करके ये उनके अगेंस्ट ये एक्ट किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, ठीक है। दूसरा रूल ऑफ लॉ का, कि जो एक्शन किया जा रहा है क्या किसी भी तरीके से वो वॉलेटिव है राइट ऑफ शेल्टर का, जो अंडर आर्टिकल 19 एंड 21 में दिया गया है, 20 में दिया गया सॉरी। नेक्स्ट आर्बिट्रेरीनेस वाले बात को भी यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने देखने की बात कही कि हम यहाँ पे देखेंगे कि क्या ऐसा तो नहीं है कि जो डिमोलिशन है वो किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को टारगेट किया जा रहा है, किसी पर्टिकुलर ग्रुप को टारगेट किया जा रहा है, या वॉलेटिंग है इक्वलिटी और फेयरनेस का। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक अपना डिसीजन दिया और सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कहा कि सबसे पहले ये जो डिमोलिशन है वो एक तरह से सेपरेशन ऑफ पावर का वॉयलेशन, क्योंकि डिमोलिशन का एक्ट जो ऑर्डर है वो कोर्ट दे सकती है ना। किसी भी एक्यूज ने कोई गलती करी, कुछ करी, तो उसकी प्रॉपर्टी को तोड़ना है या क्या करना है ये सारा काम कोर्ट बताएगी, है ना, ये एग्जीक्यूटिव नहीं करेगी। दूसरा राइट ऑफ शेल्टर है हर किसी के पास, ठीक है। तो आप किसी के अगर घर को डिमोलिश कर देते हैं तो वो एक तरह से उनके इस राइट का वॉयलेशन है। इवन दो इट इज़ अ प्यूनिटिव मेजर जो है बिना ड्यू प्रोसेस के जो है अगर लिया जाता है तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा, है ना, कि आपने छानबीन नहीं की, किसी ने केस किया और कल उसके घर को बोल दिया कि वो इलीगल है और तोड़ दिया आपने, ठीक है। बिल्डिंग गाइडलाइंस यहाँ पे कुछ कोर्ट ने इशू करी, जैसे कि सबसे पहले तो आप शो काउज नोटिस देंगे 15 दिन का कि भाई आपका घर जो है इलीगल है या कुछ भी है, आपको हम उसको तोड़ेंगे या जो भी करेंगे। दूसरा ट्रांसपेरेंसी रखेंगे, है ना, कि किस ग्राउंड पे आपके घर को डिमोलिश किया जाएगा, है ना, क्या चीज़ें हैं, उन सारी बातों का आप बताएंगे उस नोटिस में। तीसरा जब डिमोलिशन होगा तो उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग होगी, ठीक है, और उसको पब्लिश किया जाएगा। एंड द लास्ट की अकाउंटेबिलिटी, कि अगर बाद में ये प्रूफ हो गया कि जो डिमोलिशन है दैट इज़ वो वॉयलेशन है किसी रूल्स एंड रेगुलेशन का, तो उस सिचुएशन में यहाँ पर आपका वो चीज़ रेस्टिट्यूट कराई जाएगी। रेस्टिट्यूट कराई का मतलब है कि जो ऑफिसर है वो उसका कंपनसेशन उस पर्सन को पे करेगा, जो अथॉरिटीज़ हैं, जो कॉरपोरेशन है वो भी उसको पे करेंगे और वहाँ पे लायबिलिटी भी आएगी, ठीक है, और उसके खिलाफ कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग भी चलाई जाएगी। कोर्ट ने यहाँ पे एक चीज़ और क्लेरिफाई की कि जो सारा रूल्स रेगुलेशन कोर्ट ने बनाया है वो ऐसे डिमोलिशन पे अप्लाई नहीं होगा जो कि अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन है, जो कि पब्लिक लैंड के ऊपर किया गया है, और कोई भी ऐसा डिमोलिशन जो कि कोर्ट के ऑर्डर से किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट जो केस है हमारा दैट इज़ प्रशांत वर्सेस स्टेट इन सिटी ऑफ दिल्ली। तो बेसिकली ये वही केस है जो कि अभी के टाइम में BNS में सेक्शन 69 में है और अब पहले IPC में सेक्शन 376(2)(n) में दिया गया था कि कोई भी अगर इंसान किसी के साथ जो है रिलेशनशिप में रहता है एंड देन उन लोगों के बीच में फिजिकल इंटरकोर्स होता है और उसके बाद अगर वो उनसे शादी नहीं करे तो वुमेन जो है वो केस कर देते हैं कि भाई हमारी जो कंसेंट है वो गलत तरीके से ऑब्टेन की गई है ना, एक फॉल्स मैरिज के बेसिस पे। तो इस चीज़ को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे देखा कि एक जो FIR फाइल हुई थी उसको पहले तो दिल्ली हाई कोर्ट ने क्वॉश करने से मना कर दिया, फिर ये सुप्रीम कोर्ट पहुँचे जो एक्यूज पर्सन थे, उन्होंने कहा कि भाई हमारा जो रिलेशन है पहले नॉर्मल चल रहा था, बाद में हमारे बीच में कोई एक तरह से डिस्प्यूट हुआ, देन हम लोगों का ब्रेकअप हो गया, अब जो है लड़की ने हमारे ऊपर इस तरीके का सेक्शन का केस कर दिया रेप वगैरह का। तो हमारा जो पहले जो सेक्सुअल इंटरकोर्स हमारे बीच में हुआ उसमें कोई भी हमारा ऐसा इंटेंशन नहीं था कि उस टाइम में फ्यूचर में हम शादी नहीं करेंगे। बाद में हमारा रिलेशनशिप ख़राब हुआ, इस वजह से हम लोगों ने मैंने जो है वो रिश्ता तोड़ दिया। तो यहाँ पे किसी भी तरीके से ये नहीं है कि भाई हमारा जो रिश्ता है वो बेसिकली उसमें किसी भी तरीके से डिसीट, कोअर्जन या मिसरिप्रेजेंटेशन था जिससे के थ्रू मैंने उससे कंसेंट ली है। कहने का मतलब ये है कि जब हम रिलेशन में थे तो उस टाइम हमारा इंटेंशन ऐसा कुछ भी नहीं था, लड़के का जो इंटेंशन है वो ऐसा कुछ भी नहीं था कि वो उससे फ्यूचर में शादी ना करे, है ना। फ्यूचर में रिश्ता ख़राब हुआ, अंदर रिश्ता टूटा, तो इस वजह से कोई उसकी लायबिलिटी नहीं आती। कोर्ट ने इस बात को माना। कोर्ट ने यहाँ पे एक और केस का रेफरेंस दिया, दैट इज़ द नेम ऑफ द केस इज प्रमोद सूर्यभान पवार वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, 2019 का केस है, जिसमें कोर्ट ने कहा कि जो कंसेंशुअल रिलेशनशिप होगी कैन नॉट लेटर बी
रिकैरेक्टराइज एज अ रेप मेरली बिकॉज द रिलेशनशिप डिड नॉट वर्क, है ना। आपका रिश्ता जो है अभी आप सही हैं, साथ में रह रहे हैं, फिजिकल रिलेशन में हैं, एंड बाद में अगर वो काम नहीं करता है, बाद में आपके बीच में ब्रेकअप हो जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो जो है रेप में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो केस है आपका दैट इज़ एक्स वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान एंड अदर्स। इस केस को बेसिकली अगर हम बात करें तो बेल के ऊपर मेनली ये केस है। एक गैंग रेप का बेसिकली केस होता है। इस गैंग रेप के केस में यहाँ पे 2 स्टेटमेंट होती हैं विक्टिम की। एक स्टेटमेंट होती है उसकी जो एफआईआर में होती है, और दूसरी स्टेटमेंट होती है उनकी जो उन्होंने 164 में दर्ज कराई। अब इस स्टेटमेंट में एक डिस्क्रिपेंसी होती है, कुछ छोटी मोटी बातें इधर उधर कम ज़्यादा होती है, उसके बेसिस पर हाई कोर्ट ने यहाँ पे एक्यूज़ को बेल दे दी। कोर्ट ने कहा कि इतनी छोटी सी डिस्क्रिपेंसी पे इतने बड़े ऑफेंस में, रेप के ऑफेंसेस में आप जो है वो बेल जो है वो नहीं दे सकते। तो कोर्ट ने यहाँ पे यही कहा कि बेल जो है वो रेप और मर्डर के जो सीरियस नेचर के ऑफेंसेस हैं उसमें इतनी छोटी सी गलती के लिए आप ट्रायल कोर्ट या जो आपका हाई कोर्ट है वो यहाँ पे नहीं देगा। यहाँ पे क्योंकि बहुत सारी चीज़ें देखी गई कि भाई जो लड़का है और जो लड़की है दोनों एक ही गांव में रहते हैं, तो अगर हमने उसको बेल दे दिया तो वो जाके उसके जो माता पिता हैं उन सबको डरा धमका सकता है, उनके जो विटनेस है बाकी उनके साथ उनको टैंपर कर सकता है, जो एविडेंस है उनको टैंपर कर सकता है, विटनेस को डरा धमका सकता है। तो ये सारी चीज़ें पॉसिबिलिटी है, तो इसलिए यहाँ पे बेल ना दी जाए, कोर्ट ने कहा। दूसरी चीज़ कोर्ट ने कहा कि चलिए आपने बेल दे दी है, ठीक है, तो इससे यहाँ पे कुछ कोर्ट ने रूल्स लेट डाउन किए, ठीक है। क्योंकि कोर्ट ने कहा कि जो भी एक्यूज पर्सन है इस केस का वो विलेज में नहीं जाएगा, ठीक है, जब तक ट्रायल जो है पूरा कंक्लूड नहीं हो जाता। कोर्ट एक्यूज जो है वो जो अल्टरनेट रेसिडेंट एड्रेस है वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को बताएगा, और किसी भी तरीके से विक्टिम को से या विटनेस से जो है वो कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं करेगा। क्योंकि ये सारी चीज़ अगर वो करता है तो इस तरीके से वो क्या करेगा, पूरे ट्रायल को ख़राब कर सकता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ भी ऐसे ही था, केस को पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुआ था, केस में भी ट्रायल चल रहे थे, बाकी सारे गवाहों की गवाही होनी थी, तो ये सारी पॉसिबिलिटी थी, और इस टाइम पे बेल दे देना एक तरह से उन सब चीज़ों को नुकसान पहुँचा सकता था। तो इसलिए कोर्ट ने यहाँ पे जो है इन सब रूल्स के साथ उसके बेल को तो कैंसिल नहीं किया, बट इन सब रूल्स के साथ वो ऐड ऑन किया और कहा कि इस तरीके से कोई भी हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है वो बेल इन ग्राउंड्स पे कि डिस्क्रिमिनेंसी है एफआईआर में और जो स्टेटमेंट है 164 में उसके बेसिस पे ना दे। सो ये बेसिकली आपकी थी आज की हमारी लीगल अपडेट। आई होप इन लीगल अपडेट में आपको सारी इन्फॉर्मेशन अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होगी। फिर भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही साथ इन सारे केसेस की हम एक PDF फाइल अपने वेबसाइट पर अपलोड करते हैं, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, आप उसको वहाँ से चेक कर सकते हैं। उसमें और भी फर्दर डिटेल के साथ हमने इन केसेस को मेंशन किया है, वो भी आपको काफ़ी एग्जाम में हेल्प करेगी। तो मिलते हैं ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।